मित्रों नमस्कार। हम आपके सामने लोकतंत्र का काला सच बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 2 साल 11 महीना 26 दिन पर हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक गणराज्य घोषित किया गया। मतलब इस दिन से हमारे देश के नेताओं के द्वारा इस देश पर शासन कायम हुआ और यह माना गया, यह व्यवस्था बनाई गई कि हमारे देश में पूरे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक संसद होगी और संसद के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव देश की सामान्य जनता करेगी। यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद लोकसभा के उम्मीदवार आम जनता के सामने आते हैं, अपनी योजनाओं को बताते हैं और आपसे आपका समर्थन मांगते हैं। यहाँ तक की बात ठीक है, लेकिन थोड़ा गौर फरमाइए। पहले क्या होता था, आम सामान्य आदमी, कम आमदनी का आदमी भी चुनाव लड़ लेता था, क्योंकि वोट तो सामान्य व्यक्ति देता है। हमारे देश का नागरिक जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर हो गई वह देता है और अपना प्रतिनिधि चुनता है। तो अपना प्रतिनिधि तो वही होगा जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, वो आपको अच्छी तरह जानता है, आपकी समस्याओं को जानता है, आप उसको जानते हैं। प्रतिनिधि का मतलब तो यही होता है। लेकिन होता क्या रहा है, जो पार्टियां सत्ता में आ गईं और वो इतना संपन्न हो गई, उन्होंने जिसको अपना टिकट दिया जनता ने उन्हीं को चुना। क्यों कि जो कमज़ोर उम्मीदवार होते थे, जिनके पास संसाधनों की कमी होती थी, जो सच में आपके बीच के लोग होते थे, आपके अपने लोग होते थे, उनके पास संसाधन ही नहीं होते थे कि वो आप तक पहुंच पाएँ। जहां तक पहुंचते थे और बड़े दलों के जो लोग थे, संपन्न लोग थे, सत्ता में रह चुके लोग थे, उन्हीं के उम्मीदवार हरदम जीतते थे। इसका यही कारण था कि हमेशा कांग्रेस जीतती रही। उसके बाद थोड़ा दौर बदला और दूसरे अन्य दलों के लोग भी चुनाव में खड़ा होने लगे। वो भी इनके प्रकार इतना संपन्न हो गए कि उनके भी उम्मीदवार खड़े होने लगे। लेकिन इस बीच, वहाँ तक तो गनीमत, इस बीच ऐसा इन्होंने किया कि सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ ही ना पाए। नियम यह है कि हमारे देश के लोकतंत्र में नियम यह है कि हर 5 साल के बाद संसद के लिए सदस्यों का चुनाव होता है आम जनता के द्वारा। और आम जनता के द्वारा होता है तो जाहिर सी बात है, जिस देश में प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी आज भी मैं आपको बतला रहा हूँ कि इस आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अगर देश के हर कोने में ढूंढें तो आज भी 70% लोग अपनी रोटी के लिए परेशान हैं, अपनी रोजी और रोटी में इतने व्यस्त हैं कि उनको क्या हो रहा है, देश की सत्ता में किसको चुनना है नहीं चुनना है, ये सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। और कहा जाता है कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वोट देते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने परेशान हैं, एक दिन वोट आता है, चले जाते हैं, वोट देते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, वोट कौन देता है? वही आदमी जो गरीब दबे कुचले गरीब होते हैं, बेचारे या सामान्य लोग होते हैं, वह वोट देने जाते हैं।
या बहुत बुद्धिजीवी लोग वोट देने जाते हैं। 20 का आदमी बहुत कम वोट देने जाता है। आप देखिए कभी किसी चुनाव में अगर 60% वोट पड़ता तो कहा जाता है बहुत ज़्यादा वोट पड़ गया, अर्थात 40% लोग वोट देने जाते ही नहीं, और वो 40% लोग वही हैं जो संपन्न लोग हैं। वोट देता है सामान्य वर्ग का व्यक्ति, वोट देता है बुद्धिजीवी आदमी जिसको मालूम होता कि हमारे वोट से हमारे देश की सरकार बनेगी, देश का भविष्य बनेगा, वो लोग वोट देने जाते हैं। 20 के संपन्न लोग नहीं जाते, इसीलिए वोट का परसेंट 60%, 62%, 65% ज़्यादा कभी होता ही नहीं, और लोकसभा का तो बिल्कुल नहीं होता है। और उसमें उम्मीदवार कौन होते हैं? जो ये सत्तारूढ़ पार्टियों के लोग रहे हैं, जो सत्ता में एक बार रहे हैं या खूब संपन्न हैं, वही करते हैं। मित्रों, मैं 1993 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा था। एक सामान्य व्यक्ति था, नया नया आया था दिल्ली में, और मैंने फार्म भरा। उस वक़्त विधानसभा में जमानत हाँ सर, एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि चुनाव लड़ने के लिए क्या नाम है, ये है कि आप भारत के नागरिक हों, और चुनाव कराना देश के चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है। वो चुनाव कराए, और चुनाव करा करके चुने हुए प्रतिनिधियों को एक सूची दे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति महोदय उन सदस्यों को क्या नाम है शपथ दिला करके संसद सदस्य बना दें। यहाँ तक बात है। लेकिन अब इसी बीच इन लोगों ने ये काम यह किया कि यह कह करके कि जो गंभीर उम्मीदवार नहीं हैं और फार्म भर देते हैं, इसलिए एक जमानत राशि तय की जाए। पहले भी थी जमानत राशि, नाम मात्र की थी। तीनों ने जो लोग गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये उनका तर्क है, जो संपन्न लोग हैं वो चुनाव आयोग के पास गए होंगे, या चुनाव आयोग ने सोच करके किया। 1993 में दिल्ली विधानसभा या हर विधानसभा का जमानत राशि जो तय की गई थी वो 250 रुपये, 250 रुपये की थी। और 1996 में हम दिल्ली लोकसभा, बाहरी दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़े थे। उस वक्त जमानत राशि थी 500 रुपये। गौर करें आप, आज की तारीख में 2022 में 2019 में लोकसभा की जो जमानत राशि है उसको 25,000 रुपये कर दिया गया है, और विधानसभा का 10,000 रुपये कर दिया गया है। हाँ, इन्होंने एक सहूलियत करी है कि जो अनुसूचित जात के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इनको इन्होंने 50% छूट दी है। मतलब सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 10,000 जमानत राशि उसकी है, तो इनको आधा 5,000 रुपये देना पड़ता है। और लोकसभा के लिए जो 25,000 की जमानत राशि है वो इनको 12,500 देना पड़ता है। मैं कहता हूँ ये भी बहुत ज़्यादा है। एक जो व्यक्ति जनता के बीच में जनता के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए कुछ करना चाहता है, वो 25,000 रुपये जमानत राशि कहाँ से लाएगा? अच्छा, मान लिया ला दिया, ठीक है, उसके पास कम संसाधन है, आपके बीच में रहा है, उसको पैसे तो मिलेंगे नहीं, आपका सहयोग मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा, तो इतने संसाधन तो होंगे नहीं। फिर भी चलिए 25,000 रुपये का उसने जमानत राशि जमा कर दी और उम्मीदवार बन गया। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, उसी सामान्य माने कम साधन वाले संपन्न उम्मीदवार को कितना परेशान करते हैं कि 14 दिन नामांकन दाखिल होने के बाद, चुनाव चिन्हों को वितरण के बाद 14 दिन चुनाव प्रचार के लिए मिलता है। इन्होंने सामान्य उम्मीदवारों को परेशान करने के लिए क्या किया है, इन 14 दिन में 3 दिन तो ये आय व्यय का लेखा, माने आपने कितना पैसा खर्च किया, कहाँ से आया, ये रिपोर्ट लेने के लिए वो 14 दिन में 3 दिन बुलाते हैं। आप ज़रा सोचिए, जो साधन संपन्न व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, आपके बीच का उम्मीदवार है, वो 3 दिन तो इनका आय व्यय दिखाने के लिए जाएगा, या उसका चुनाव एजेंट जाएगा। तो इसका मतलब ये कि एक आदमी, मुख्य आदमी, चाहे उम्मीदवार हो चाहे चुनाव एजेंट हो, वो 3 दिन जाता है आय व्यय का दिखाने के लिए।
इसका मतलब ये घुमा फिरा के ऐसा ही किया गया है। अच्छा, जो संपन्न व्यक्ति है उसको चुनाव में खर्च करने के लिए वो जितना खर्च करे, हालांकि आय व्यय का इन्होंने रजिस्टर सबको देते हैं, उसमें अपना सारा खर्च दिखाना पड़ता है, लेकिन आप ये बताइए कि जो सामान्य व्यक्ति है उसके पास कितना पैसा होगा खर्च करेगा, फिर भी उसको 3 दिन अपनी देनी पड़ती है। और इन्होंने क्या किया है, संपन्न आदमी ही चुनाव लड़े, आम आदमी जो आम जनता का आदमी, आम जो जनता के बीच में रहता है, उनके बीच में काम करता है, उसके लिए ज़रा दिक्कत देखें आप। 2019 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें वो 54 लाख से लेकर के 70 लाख रुपया तक चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते हैं। जब आप आइए लगाइए कि 54,000 तो वहाँ का है जो छोटे छोटे विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा है, छोटे छोटे जो राज्य हैं, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, वहाँ के लोगों के ऊपर इनको है 54,000 रुपया, 54 लाख खर्च करेंगे और अन्य जगह 70 लाख रुपये खर्च करेंगे। आप ये बताइए, जहाँ 70 लाख रुपया खर्च करके आम जनता के बीच में वो प्रचार प्रसार करेंगे, वहाँ एक सामान्य उम्मीदवार जो अब जनता के बीच में रहने वाला आदमी है वो कहाँ कर पाएगा। अब इन्होंने दूसरा क्या कर रखा है, विधानसभा में 2022 जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश में, वहाँ इन्होंने कह दिया है कि वो उम्मीदवार जो 25 लाख रुपए तक चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है, विधानसभा में 25 लाख खर्च कर सकता है। और 2024 का जो सामान्य लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें उम्मीदवार जो है 95 लाख रुपया चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है। देखने और सुनने में तो एक सामान्य बात है, लेकिन मित्रों आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जनता के द्वारा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के लिए चुनाव होता है, और जो जनता के बीच में दिन रात लगा रहेगा, जनता की दुख सुख में लगा रहेगा, वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। और जब वो पैसा नहीं लाएगा तो उन जो संपन्न लोग हैं, ये स्थापित पार्टियों के जो सत्ता में रह गई पार्टियों के उम्मीदवार हैं, वो तो खूब खर्च करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो आम जनता तक उनकी बात पहुंच नहीं पाती है, सामान्य लोगों की। और आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी, कोई भी उम्मीदवार वही जीतता है जो संपन्न पार्टी का उम्मीदवार होता है, मतलब जो सत्ता में रही हुई पार्टियां हैं या जो पूंजीपतियों द्वारा पोषित पार्टियां हैं, उन्हीं का उम्मीदवार आपके बीच में आता है, उसी का प्रचार प्रसार होता है। और हमारे देश के 70% जो आबादी है, जो 24 घंटा अपनी रोजी रोटी के में लगी रहती है, वो हल्ला सुन करके, आवाज़ सुन करके कि फाली पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है, वो जाती है, वोट दे के चली जाती है। फिर ये जनता के चुने हुए नुमाइंदे कैसे हुए, यह एक बड़ा गंभीर सवाल है। और ये मेरे मन में आया कि आप लोगों के बीच में कहूँ, क्योंकि आप देखिए एक देश के नागरिक हैं, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है, और आप जो उम्मीदवार होते हैं जो आपके बीच में आते हैं, उनकी पीड़ा समझिए क्या है। इसीलिए हमेशा वही उम्मीदवार चुनाव जीतता है जिनको स्थापित सत्ता में रही हुई संपन्न पार्टियां अपना उम्मीदवार बनाती हैं। छोटे छोटे दल के लोग जो सचमुच में आपके सही हमदर्द हैं, सही प्रतिनिधि हो सकते हैं, वो इस प्रचार की आंधी में कहीं टिक नहीं पाते हैं, और आप जाने अनजाने में उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ये संपन्न लोग जो होते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, पार्टियां जो सत्ता में रही हैं पूंजीपतियों से पैसा ज़्यादा खर्च करके जो चुनाव लड़ती हैं, वो उनके मुकाबले छोटे दलों के लोग जो सचमुच में आपके नुमाइंदे हो सकते हैं, आपके प्रतिनिधि हो सकते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते। अभी आप देखिए, हमने इसी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश के पूंजीपतियों ने इतना चंदा दिया
कि 1950 करोड़ रुपया का चुनावी बांड, मतलब पूंजीपतियों ने पैसा क्या नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बांड खरीद करके के पैसा दिया 19,500 करोड़ रुपया। क्यों दिया? इसलिए कि जो सरकार बनेगी हमारा काम करेगी, हमारा सुनेगी। ये तो संयोग से इस वक्त हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया, रोक लगा दी। लेकिन एक नियम है कि अगर इन्होंने इतना पैसा चंदा दिया तो कहाँ से दिया, उसका स्रोत क्या है, उन्होंने उस स्रोत वालों ने कितना इनकम टैक्स दिया है, ये एक जांच का विषय है। तो मेरा आप लोगों से कहना यह है कि जब चुनाव का समय आए तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग इस बात को समझिएगा कि ऐसी कोशिश कर दी गई है कि सामान्य व्यक्ति, जनता के बीच का रहने वाला व्यक्ति चुनाव में खड़ा ही नहीं हो सकता। इतनी ज़्यादा जमानत राशि कर दी गई है। उसके बाद उसको 3 दिन चुनाव खर्च का विवरण देने के लिए निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। वो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है कि वो 3 दिन अगर प्रचार प्रसार में न हट करके यहाँ चुनाव अधिकारी के यहाँ अपना आय व्यय देने जाएगा तो उसके पास मुश्किल से मिलेंगे 13 दिन। और जो संपन्न पार्टियां हैं उनके पास तो बहुत लोग हैं, उन्हें वकील रख देंगे या चुनाव एजेंट रख दिया और बहुत सारे प्रचारक हैं, सब लोग हैं, उनके साथ अपना काम करते हैं। उनका काम में कोई बाधा नहीं होती है। इसलिए और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि देश के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहाँ जमानत राशि केवल 15,000 रुपये है और वहाँ कोई अंतर नहीं है, चाहे वो सामान्य हों, चाहे SC के हों, ST के हों या OBC के हों, सबको 15,000 रुपया देना पड़ता है जमानत राशि के रूप में। और यहाँ लोकसभा और राज्य विधानसभा में देखिए, लोकसभा में 25,000 रुपया जमानत राशि है, चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख रुपया है और विधानसभा में जमानत राशि 10,000 रुपया है और अब चुनाव खर्च की सीमा इन्होंने 40 लाख रुपया कर दिया है। तो जो 40 लाख रुपया खर्च करेगा विधानसभा में, उसके मुकाबले जो सामान्य व्यक्ति है, जनता के बीच का व्यक्ति, जिसका 24 घंटा जनता के बीच में जनता की सेवा के लिए लगा हुआ, वो कहाँ टिकेगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के करके निवेदन है कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार के द्वारा ये शासन चलता है देश में, तो क्या वो व्यक्ति वाकई में जनता का प्रतिनिधि है क्या? तो आप देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और अब तो जो चुनाव में उम्मीदवार होते हैं उनका नाम वगैरह चुनाव अधिकारी के द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। तो आम जनता से मेरा निवेदन है कि आप लोकतंत्र के महापर्व में आप बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए। और यहाँ पे अमीर और गरीब की बात नहीं, सबके वोट की एक ही कीमत है। इसलिए आप सभी लोग देश हित में, अपने हित में, समाज के हित में इस सच्चाई को समझिए कि जो ये चुनाव आयोग जो एक स्वायत्त संस्था है, किसी का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो कैसे एक संपन्न व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति में कितना उन्होंने अंतर कर दिया है, चुनाव खर्च कर की सीमा बढ़ा के और जमानत राशि की सीमा बढ़ा करके। इसका बैलेंस आम जनता बना सकती। जब आम जनता इस बात को जान जाएगी कि हाँ जी कौन सा उम्मीदवार है, कैसा उम्मीदवार है, ये जानने की कोशिश करेगी, तभी सही उम्मीदवार आपके प्रतिनिधि का चुनाव होगा और वो आपके लिए काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।